नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत बहादुर आप सबका सोलर इज़ में पैशन पे तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वाली वीडियो का जो टॉपिक है वो है सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। जी हां, आपको भी मालूम होगा कि सोलर सिस्टम्स में सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल एक अहम भूमिका निभाता है। अहम भूमिका मतलब कि बेसिकली ये ही जनरेट करता है। और अगर आप ठीक से कैलकुलेशन देखें तो पूरे एक सोलर सिस्टम में ऑलमोस्ट 50 to 60% कॉस्ट या जो कंपोनेंट होता है वो पीवी मॉड्यूल्स ही होते हैं। आप कॉस्ट की बात कर लें या कंपोनेंट की बात कर लें, दोनों एक ही है। अब कई लोग इसे सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स की तरह जानते हैं, कई लोग इसे मॉड्यूल्स बोलते हैं और कई लोग इसे प्लेट बोलते हैं। बट इन सब का मतलब एक ही है जो मैं बात कर रहा हूँ, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल्स। अब ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे बनते हैं, इनकी कीमत क्या होती है और इनको सेलेक्ट करते वक्त क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें देखनी होती है। जी हाँ दोस्तों, यही सब चीज़ें हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो अगर आपके मन में भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं फोटोवोल्टिक मॉड्यूल से लेकर, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। मुझे यकीन है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और इन सारे डाउट्स और इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ रहे हैं सुवेंदु लिंका जी। जी हाँ दोस्तों, सुवेंदु लिंका जी पिछले 15 साल से सोलर एनर्जी की फील्ड में काम कर रहे हैं और किलोवाट से लेकर मेगावाट लेवल तक उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं। इनफैक्ट अगर बात कर लिया जाए तो उनकी इस सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ बहुत मजबूत है। तो पहली बात तो मैं सुविंदु जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने कीमती समय में से हमारे चैनल के लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों के साथ इस टॉपिक के ऊपर और भी जानकारी देने के लिए राजी हुए। सुविंदु जी, मैं आपका इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग अजीत। मैं भी सबका स्वागत करता हूं एंड आई एम थैंकफुल टू सोलर इज माय पैशन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। एंड मैं ट्राई करूंगा कि मैं हर क्वेश्चंस के आपके किस तरह से मैं आंसर कर सकता हूं और कितना जस्टिफाइड वे में समझा सकता हूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। तो सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला को जो क्वेश्चन है, इन मॉड्यूल्स की कीमत क्या होती है? सो अजीत जी, मॉड्यूल की कीमत ये बहुत ही क्वेश्चन को अगर देखा जाए इसके दो पहलू हैं कि आप आपका प्रोजेक्ट किस टाइप का प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं और आप किस टाइप का मॉड्यूल उसमें यूज करने वाले हैं। क्योंकि मॉड्यूल डिफरेंट वेराइटीज और डिफरेंट तरीके से आता है। अगर आप देखेंगे तो जो मार्केट में नॉर्मल मॉड्यूल्स यूज होते हैं वो हम सोलर प्लेट्स या सोलर मॉड्यूल भी हम नॉर्मल वे में बोलते हैं। एक होता है मल्टी क्रिस्टलिन मॉड्यूल और दूसरा होता है मोनो क्रिस्टलिन मॉड्यूल। इसका एडवांस वर्जन मोनोपर्क भी बोला जाता है। सो ये डिपेंड करता है आप किस टाइप के टेक्नोलॉजी के ऊपर में आपका सोलर प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर प्राइस का वेरिएशन होता है। सो अगर प्राइस वेरिएशन देखा जाए, प्राइस वेरिएशन काफी हो सकता है। आप जिस टाइप के टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, चाहे वो रूफटॉप हो या ग्राउंड माउंटेड हो या ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट हो, जिसको हम बैटरी के साथ में भी बोलते हैं ऑफ ग्रिड को। तो अगर ऐसा देखा जाए तो ये मॉड्यूल का प्राइस 16 से लेके 24 रुपए तक वेरिएशन होता है। डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का टेक्नोलॉजी लेते हैं, उसके अपने एडवांटेजेस हैं, उसके अपने डिसएडवांटेजेस हैं, तो आपको दोनों देखना पड़ेगा। तो सुविंदु जी, अगर बॉटम लाइन पकड़ा जाए तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो आपको देखने होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अवेलेबिलिटी, उधर क्या अवेलेबल है, क्वांटिटी, आप कितना सामान ले रहे हैं, और क्वालिटी। इनफैक्ट इसमें अलग अलग क्वालिटी भी आती है जिसका हम आगे सुविंदु जी से जिक्र करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और एफिशिएंसी, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद ही एक सही रेट का अंदाज़ा मिल सकता है। एम आई राइट? जी, और ये डिपेंड भी करता है कि आप इंपोर्टेड मॉड्यूल्स लेना चाहते हैं या डोमेस्टिक मॉड्यूल्स आप ले रहे हैं। क्योंकि जो सेल आपका मॉड्यूल में यूज होता है वो मैक्सिमम चाइना या फिर यूएस से आते हैं। लेकिन अगर आप इंपोर्ट करते हैं, जो स्पेसिफिकली आपको जैसे पता है कि मैक्सिमम मॉड्यूल्स जो इंडियन मार्केट में लगाए जाते हैं वो चाइना से इंपोर्टेड रहते हैं या वियतनाम या फिर सिंगापुर। सो अगर आप और यूरोपियन कंट्रीज में जर्मनी भी, तो अगर आप इंपोर्टेड मॉड्यूल्स लेते हैं उसके लिए आपको एक एडिशनल सेफ गार्ड ड्यूटी, जिसको हम एक तरह से काउंटर बिलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे इंटरनल अपने इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करने के लिए वो ड्यूटी लगाया है। तो उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं। सो ये ऑल डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का कहाँ से इंपोर्ट करते हैं या फिर डोमेस्टिक कंटेंट यूज करते हैं। ओके, चलिए ये सब तो आगे और भी बातें होंगी। जैसा सुविंदु जी आप बीच में बोल रहे थे या शुरुआत में ही बताया, बेसिकली इसमें दो टाइप के मॉड्यूल्स हैं सिलिकॉन में। एक जो आपने बताया मोनो और एक होता है मल्टी, और आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा चल रहा है वो है मोनो पर्क। तो इसका बेसिकली ये एक्चुअली बनता कैसे है और ज़रा उसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएंगे? जी बिल्कुल।
अगर आप मोनोपर्क और पॉली मॉड्यूल और मल्टी क्रिस्टलिन मॉड्यूल जो हम बोलते हैं, मोनोपर्क अभी इट्स द मोस्ट अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी। मतलब आज के डेट में अगर आप सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए बात करेंगे तो मोनोपर्क सबसे लेटेस्ट है। मोनोपर्क से पहले हमें थोड़ा सा पीछे देखना पड़ेगा कि मोनोपर्क से पहले कौन सा मॉड्यूल था। मोनोपर्क से पहले आया था मोनो मॉड्यूल, मोनो जिसको हम नॉर्मल मोनो बोलते थे, और उससे पहले था पॉलीक्रिस्टलिन मॉड्यूल जिसको हम मल्टी क्रिस्टलिन बोलते थे। अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी जैसे जैसे अपग्रेडेशन हुआ है, एफिशिएंसी मॉड्यूल का बढ़ा है, इसका मतलब है कि सेल एफिशिएंसी भी उसके साथ में बढ़ा है, और कीपिंग द सेम एरिया। मतलब अगर सेम एरिया में अगर आप ज्यादा पावर जनरेट कर रहे हैं तो वो ज्यादा एफिशिएंट मॉड्यूल है, जिसको हम मोनोपर्क भी बोल रहे हैं। और उसमें जो सेल यूज होता है वो सेल एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू में बनाया जाता है, जिसकी वजह से आपका जो डेंसिटी ऑफ सिलिकॉन इन ए मोनोपर्क मॉड्यूल वो कंपैरेटिवली ज्यादा रहता है एज कंपेयर टू ए पॉलीक्रिस्टलिन, जिसकी वजह से वहां पे आपका जनरेशन फॉर ए सर्टन एरिया और फॉर ए आप जितने जब मॉड्यूल का आप इंस्टॉल करते हैं उसमें जनरेशन आपका एज कंपेयर टू द पॉलीक्रिस्टलिन ज्यादा होता है। ओके, तो अगर मोटा मोटी कहा जाए तो आज की डेट में जो ये जो है मोनोक्रिस्टलाइन और मल्टी क्रिस्टलाइन ये ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी, और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है मोनोपर्क, PERC। जी, मोनोपर्क PERC जिसको पैसिव एमिटेड टेक्नोलॉजी भी हम बोलते हैं, ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। और उसके ऊपर भी काफी मॉड्यूल्स डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आती है, बट जो कमर्शियली वायबल है अभी हमें देखना है। जब हमने शुरू में बात की थी, जब हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था कि प्राइसिंग कैसे इंपैक्ट करता है, तो इसके ऊपर की भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, बट जो कमर्शियली एप्लीकेबल है या कमर्शियली जो वायबल है वो अभी मोनोपर्क टेक्नोलॉजी है, जो ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल रूफटॉप के ऊपर में लग रहा है। तो ये कमर्शियली वायबल, मोस्ट कमर्शियली वायबल टेक्नोलॉजी आज के। अगर एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन किया जाए तो मोनोपर्क में क्या ज़्यादा एफिशिएंसी या ज़्यादा चीज़ मिल रही है? आखिर ऐसा एडेड एडवांटेज क्या है? ज़रा उसको एक और बार क्लीन करेंगे। जैसा अजीत जी आपने क्वेश्चन पूछा था मुझसे कि मोनोक्रिस्टलिन और पॉलीक्रिस्टलिन में क्या फर्क है, तो ये बहुत ही सादा तरीके से मैं आपको समझाऊं तो आपको मैं एक माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ ए मल्टी क्रिस्टलिन और पॉली और मोनोक्रिस्टलिन का मैं आपको एक स्लाइड्स के थ्रू में दिखा रहा हूं। आप अगर बहुत गौर करेंगे इसमें तो आप देखेंगे कि जो पॉलीक्रिस्टलिन है, जिसको एक अगर देखा जाए पॉलीक्रिस्टलिन जो सेल होता है वो सिलिका से बनता है, और जब सिलिका को किस तरह से प्रोसेस किया जाता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये पॉलीक्रिस्टलिन टेक्नोलॉजी है या फिर मोनोक्रिस्टलिन टेक्नोलॉजी है। जब नॉर्मल सिलिका को मेल्ट किया जाता है और उसको एक प्रॉपर वे में उसको जब एक क्रिस्टलाइज किया जाता है, जब ठंडा होने के बाद में, और फिर उसमें जब स्लाइसिंग की जाती है, उस वे में जो वेफर्स या सेल बनते हैं उनको पॉलीक्रिस्टलिन किया जाता है, कहा जाता है। अभी पॉलीक्रिस्टलिन में अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक सोलर सेल में इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है ये जानने की बहुत, आई थिंक सबको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन और जो होल्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन शुरू होता है, वो पॉलीक्रिस्टलिन में काफी हैपेजर्ड वे में रहते हैं। तो ये एक प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं रहते हैं, ये आगे पीछे रहते हैं। उसकी वजह से जब सोलर रेडिएशन एक सर्टेन इंटेंसिटी में पॉलीक्रिस्टलिन में गिरता है तो इलेक्ट्रिसिटी उसमें जनरेट होती है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन फ्लो भी बोलते हैं। लेकिन बिकॉज ये पूरा एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं रहता है, तो इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है वो कंपैरेटिवली कम होता है। वहीं अगर आप मोनोक्रिस्टलिन में देखेंगे तो यहाँ पे सारे के सारे जो माइक्रोस्कोपिक व्यू में आप देख रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉन काफी टाइटली पैक्ड रहते हैं, और जब इसमें सनलाइट एक सर्टेन रेडिएशन में गिरता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर हाई इंटेंसिटी वेव में ये सारे के सारे फ्लो होना शुरू होते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा होता है पॉलीक्रिस्टलिन मॉड्यूल के कंपैरिजन में। तो ये बोलने के बाद में जो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर है हम थोड़ा और देखते हैं इसके अंदर में। बिकॉज ये टाइटली पैक रहते हैं तो इनका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जो इंटरनल मैकेनिकल स्ट्रेंथ है सेल का, वो काफी स्ट्रांग रहता है मोनोक्रिस्टलिन मॉड्यूल में। वेयर एज अगर आप देखेंगे पॉलीक्रिस्टलिन मॉड्यूल में
वो थोड़ा सा वीक रहेगा, उसमें क्रैक्स के चांसेस रहते हैं, जब क्योंकि क्रिस्टलाइन जब उसको क्रिस्टलाइज किया जाता है, जब मेल्ट करके सिलिका को, तो उसमें माइनर क्रैक का चांसेस रहते हैं। उस माइनर क्रैक की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन थोड़ा सा कम हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस है जो आप आई थिंक हमारे सारे व्यूअर्स को समझना चाहिए इसमें कैसे होता है। और अगर आप आगे देखेंगे तो मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल में, बिकॉज डेंसिटी ऑफ द सिलिकॉन, जो आपका बेसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक जनरेशन होता है, वो डेंसिटी सिलिकॉन का काफी कंपैरेटिवली ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन। इसकी वजह से ऑफ कोर्स वहां पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा जनरेट होती है, वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हाई टेम्परेचर में भी और लो लाइट कंडीशन में भी मोनोक्रिस्टलाइन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है एज कंपेयर टू ए पॉलीक्रिस्टलाइन। और अगर आप पूरे चीजों को अगर एक साथ में देखेंगे तो एक मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल का रेटिंग जो मैक्सिमम 330 से 340 वाट पीक का रहता है, वेयरएज अगर आप मोनो पर्क मॉड्यूल को देखेंगे जो अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वहां पे आप 380 से 400 वाट पीक या उससे भी हायर 440 वाट पीक तक जा सकते हैं। इसका मतलब सेम एरिया में आप ज्यादा मॉड्यूल लगा सकते हैं। आपका कैपेसिटी, बिकॉज आपका जो एरिया होता है जहां आप लगाने वाले हैं वो तो आपके लिए लिमिटेड है, तो आप लिमिटेड एरिया में कैसे लगाएंगे? उसका यही रीजन है कि अगर आप मोनोपक मॉड्यूल यूज करते हैं तो आप कम एरिया में ज्यादा मॉड्यूल लगा सकते हैं, ज्यादा कैपेसिटी लगा सकते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा प्रोजेक्ट में और आपको बेनिफिट डायरेक्टली पास हो जाएगा। सो ये पूरा बेनिफिट है मोनोपक का एज कंपेयर टू पॉलीक्रिस्टलाइन। सुमित जी, इसी पॉइंट को लेकर एक और क्वेश्चन उठता है कि ये जो एफिशिएंसी की बात हो रही है, 16% एफिशिएंसी, 17% एफिशिएंसी, आखिर इसका मतलब क्या होता है और ये इसका एक्चुअल्स में क्या होता है? अजीत जी, आपने ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। आई थिंक ये क्वेश्चन काफी व्यूअर्स के मन में होगा भी कि एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है। तो एफिशिएंसी अगर हम एक लेमन टर्म में या फिर जनरल टर्म में समझना चाहें, एफिशिएंसी कुछ नहीं है, आउटपुट अपॉन इनपुट। सो बेसिकली आपका मॉड्यूल या सेल में क्या आउटपुट आ रहा है और आप कितना इनपुट पावर आप उसको दे रहे हैं, तो वो नॉर्मल एफिशिएंसी है। उसको अगर आप एक प्रॉपर वे में समझना चाहते हैं तो आप ऐसा देखेंगे कि एक जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल का जो नॉर्मल एरिया है, फॉर एग्जांपल अगर 340 वाट पीक का आपका एक मॉड्यूल है या आपका 330 वाट पीक का अगर आपका मॉड्यूल है, दैट इज द आउटपुट पावर, वो जो आपका मॉड्यूल देना चाहिए। तो आप इनपुट कितना उसमें आप देते हैं तो आउटपुट इतना आएगा, तो डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट कितना हो गया आपका जो मॉड्यूल का एरिया है दैट इज 2 मीटर उसका लेंथ रहता है और 1 मीटर उसका विड्थ रहता है, तो मतलब 2 स्क्वायर मीटर का उसका टोटल एरिया है। और वहां पे रेडिएशन कितना गिर रहा है, अगर 6 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर का अगर उस पर रेडिएशन आ रहा है, सो रेडिएशन मल्टीप्लाइड बाय एरिया, उसको हम जब टोटल सेल वाटेज से डिवाइड करते हैं तो उसका एफिशिएंसी निकलता है। तो उसी एफिशिएंसी को हम रिलेट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल, या तो वो मल्टी क्रिस्टलाइन है या फिर पॉलीक्रिस्टलाइन है या फिर बाइफेशियल या मोनोपर्क है। तो अगर आप इसी में देखेंगे जो मोनोपर्क का एफिशिएंसी है वो सबसे ज्यादा है, ऑलमोस्ट अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से 19.6% का आपका मोनोपर्क का एफिशिएंसी है, और ये आगे बढ़ के 22% तक भी जाता है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ मॉड्यूल। जो पैनासोनिक HIT मॉड्यूल बनाता है उसमें 22% तक भी एफिशिएंसी जाता है, वेयरएज यही एफिशिएंसी आपका मल्टी क्रिस्टलाइन में 16 से 17% रहता है। जो रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि उसमें प्यूरिटी ऑफ सिलिकॉन कम रहता है और वहां पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट थोड़ा धीरे होता है, वेयरएज अगर आपका मोनोपर्क में आप देखेंगे और इलेक्ट्रॉन मूवमेंट थोड़ा फास्टर होता है, और वहां पे टेम्परेचर रिलेटेड डिटोरेशन, क्योंकि मॉड्यूल एक सेमीकंडक्टर है, वहां पे जब आपका ज्यादा टेम्परेचर कंडीशन में मॉड्यूल काम करेगा तो उसका जनरेशन भी इफेक्ट होता है। तो अगर आप मोनोपर्क मॉड्यूल यूज करते हैं या फिर मोनो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उस कंडीशन में, बिकॉज इसका डेंसिटी ज्यादा होता है सिलिकॉन में, तो यहाँ टेम्परेचर ड्यूरेशन कम होता है और जनरेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसका एफिशिएंसी भी कंपैरेटिवली हायर रहता है। सुरेंद्र जी, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि भाई ये चीज़ सिलिकॉन से बनती है, तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो शायद इंडिया में सिलिकॉन की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन तब भी इसका कोई यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं है। ज़रा उसके बारे में, और ज़रा ये मॉड्यूल्स या जो सेल्स जो बनते हैं उसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे।
सो आपको मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक थोड़ा सा आपको प्रोसेस पे टच करना चाहूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि सिलिकॉन, ये जो हम मॉड्यूल बनाते हैं जिसका बेसिक रॉ मटेरियल सिलिका है, और आपने बहुत अच्छी बात कही कि सिलिका तो इंडिया में सबसे ज्यादा मिलता है। तो एज ए कंट्री वी आर वेरी रिचली ब्लेस्ड विद द सिलिका। हमारा जो सैंड रहता है, सैंड में जो भी हमारा एक स्पार्कलिंग चीजें, जब हम सैंड को देखते हैं तो उसमें जो एक छोटा सा स्पार्कली मटेरियल रहता है, जब हमने कहीं भी देखा होगा, उसको सिलिका या क्वार्ट्ज बोलते हैं। वो सिलिका को जब हम एक हाई टेम्परेचर में मेल्ट करते हैं तो वो क्रिस्टलाइज होके वहां पे सिलिकॉन क्रिस्टल्स बनते हैं। वो सिलिकॉन क्रिस्टल्स जिसको बेसिकली हम सेमीकंडक्टर, एक्चुअली वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल है, और उस सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू में मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल बनाते हैं, और उसी में हम मोनोपक मॉड्यूल भी बनाते हैं। अभी ये प्रोसेस में डिफरेंस क्या है, ये जानने के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि ये कौन कौन कंपनियां ये सब बनाती हैं। तो बिकॉज जो सिलिका होता है ये एक हाईली एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस से बनता है, मतलब जो टेम्परेचर इस फर्नेंस का जहां पे सिलिका को मेल्ट किया जाता है वो अंदाजन 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर रखा जाता है टेम्परेचर। तो उस टेम्परेचर में सिलिका को मेल्ट करके क्रिस्टलाइज करना, ये टेक्नोलॉजी बहुत कम कंपनियों के पास में है। और अगर मैं सही बोलूं तो वर्ल्ड में सिर्फ 2 या 3 कंपनियां हैं जो इस टाइप का प्रोसेस करती हैं, जो रॉ सिलिका को मेल्ट करके वहां पे सिलिका क्रिस्टल्स बनाती है। उसमें सबसे बड़ी कंपनी है MEMC। ये एक अमेरिकन कंपनी है जो सिलिका बनाती है एज अ रॉ मटेरियल, और फिर बाकी कंपनियों को वो सप्लाई करती है। सिमिलरली कुछ कंपनियां चाइना में हैं और कुछ एक कंपनियां जापान में हैं। तो ये जो आपका रॉ मटेरियल जो फीड स्टॉक बनता है सिलिका का, वो कुछ ही कंपनियां बनाती हैं। बट उसके बाद में ये जो सिलिका क्रिस्टल्स आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, जहां पे सिलिकॉन क्रिस्टल आप देख सकते हैं, उसको ये जब एक सिलिका क्रिस्टल फॉर्मेट हो जाता है तो इसको आगे की कंपनियों को दे दिया जाता है सप्लाई चेन में, जो इसको आगे फर्दर रिफाइनमेंट प्रोसेस में मोनो और पॉलीक्रिस्टल मॉड्यूल बनाते हैं इसमें। तो अगर आप मोनोक्रिस्टलिन मॉड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो मोनोक्रिस्टलिन मॉड्यूल एक स्पेशल प्रोसेस से बनाया जाता है, जिसमें एक प्रोसेस के थ्रू में एक इलेक्ट्रोड को मोल्टेन सिलिका में डिप किया जाता है, और धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसमें प्योरिटी ऑफ सिलिकॉन कलेक्ट होता रहता है, और उस सिलिका को अगेन बाद में स्लाइस किया जाता है। वेयर जो आपका मल्टी क्रिस्टलाइन मॉड्यूल है, वहां पे डायरेक्ट सॉलिडिफिकेशन सिस्टम के थ्रू में ये बनाया जाता है, जहां पे पूरे सिलिका को कंप्लीटली मेल्ट कर दिया जाता है, और उसको सॉलिडिफिकेशन करके उसका एक क्रिस्टल बन जाता है। उस क्रिस्टल को एक वेरी लेजर कटिंग प्रोसेस के थ्रू में उसको स्लाइस करके देन आगे के प्रोसेस में उसको भेज दिया जाता है, जहां उसका सेल बनाया जाता है, जहां पे उसमें आगे प्रिंटिंग किया जाता है उसके ऊपर आगे के प्रोसेस। तो वो आगे प्रोसेस आपको समझ में आएगा, बट ये टिपिकली अंदाजन प्रोसेस है पूरे सिस्टम, पूरे पॉलीक्रिस्टलाइन और मोनोक्रिस्टलाइन मॉड्यूल को बनाने के लिए। ओके, तो बेसिकली रविंद्र जी, ये जितना भी आपने बताया ये आपका राइट फ्रॉम सिलिकॉन से लेकर इनगॉट से होते हुए आपका सिलिकॉन सेल बन गया, यानी कि वेफर्स तक आपका बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। 72 सेल्स में अभी ये कट सेल्स वाला भी कई जगह सुनने में आता है, और उसमें यानी कि देखा जाता है तो वो 72 मल्टीप्लाइड बाई 2 144 हो जाता है। तो ये जो कट सेल्स वाला टेक्नोलॉजी है, ये इसमें क्या एडेड एडवांटेज है, और ये एक्चुअली कट सेल्स करके एक्चुअल अचीवमेंट क्या करने की कोशिश की है, ज़रा उसको बताएंगे? बिल्कुल। सो अगर आप कट सेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये बहुत ही मतलब अगर हम नॉर्मल एज ए मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दिस इज नथिंग ए वेरी डिफरेंट। आपका जो 72 सेल्स का जो आपका नॉर्मल मॉड्यूल रहता है, उसमें ईच ऑफ द सेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। सो उसके एडवांटेजेस हैं जो मैं आपको अलग से बताऊंगा, बट अगर आप एक लेमैन की तरह से समझें तो ये ऐसा है कि आपके जो नंबर ऑफ सेल्स उतने ही रहे, बट उनको हाफ से कट कर दिया गया है। हाफ से कट करने का फायदा ये है कि आप अगर एक मॉड्यूल में पार्शियल शेडो आ जाता है तो दूसरा हाफ काम करता रहेगा। तो बेसिकली अगर आपका पावर जो वोल्टेज इनटू करंट, जिसको हम जो हमारे फिजिक्स में पढ़ते थे,
कि वोल्टेज इनटू करंट इज इक्वल टू पावर। सो बेसिकली अगर आपका पूरा सेल शैडो में चले जाता है तो बेसिकली आपका पूरा पावर इट वुड बी एब्सोल्यूट जीरो। वेयर एज अगर आप यहाँ पे कट सेल यूज करते हैं जिसमें दो जंक्शन बॉक्सेस होते हैं, रेदर देन जनरेटिंग थ्रू ए सिंगल पॉजिटिव नेगेटिव लीड। अगर आप देखें तो पूरे मॉड्यूल के स्ट्रक्चर में एक नॉर्मल मॉड्यूल जिसमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लीड रहता है, तो उसका मतलब सारा का सारा जो आपका चार्ज करियर और जो जनरेशन होता है वो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करियर के थ्रू में पूरा जनरेशन आप कलेक्ट करते हैं और उसको फिर आप सीरीज कनेक्शन में ज्वाइन करते हैं। इन ए कट सेल टेक्नोलॉजी यू कैन यूज टू जंक्शन बॉक्सेस। सो बेसिकली आपका जनरेशन दोनों पॉइंट से एक्स्ट्रा जनरेशन होता है बिकॉज आपका लॉसेस यहाँ कम होता है, बिकॉज आपके जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो जल्दी ट्रेवल करके आपके जंक्शन बॉक्सेस तक पहुंच जाते हैं। उसकी वजह से आपका जनरेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। वहाँ पे जो करंट होता है वो करंट जनरली करंट रिलेटेड लॉसेस होते हैं जिसको हम I2R लॉसेस होते हैं। जब करंट हाफ हो जाता है तो उसका मतलब जो लॉसेस होता है वो भी हाफ हो जाता है आपका। तो उसकी वजह से आपके हीटिंग इफेक्ट वाली जो मैंने आपको पहले इस प्रेजेंटेशन में बताया था कि बिकॉज ऑफ टेम्परेचर इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन, बिकॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ द पैनल आपका ज्यादा रहता है, वो हाफ कट सेल में कम हो जाता है बिकॉज आप उसको जल्दी कलेक्ट कर रहे हैं उसके करियर्स को, और आप जो जनरेशन कर रहे हैं उसमें आपका करंट लॉसेस कम हो रहा है। तो उसकी वजह से इसमें आपका एफिशिएंसी ऑफ योर कट सेल आर कंपैरेटिवली हाई, जनरेशन इज कंपैरेटिवली हाई, एंड थर्मल कॉफिशिएंट जो मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ में जो आपका ड्यूरेशन होता है मॉड्यूल का, बिकॉज ये सेमीकंडक्टर है, जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो नेचुरली एक ड्यूरेशन प्रोसेस होगा, वो कंपैरेटिवली इसमें कम होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस। और भी ज़रा लेमैन वर्ड्स में समझा जाए तो ये दो मॉड्यूल्स को एक ही मॉड्यूल में सैंडविच करके दे दिया है, ऐसा तो नहीं है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अगर आप इंटरनली देखें तो ये ऐसे ही है कि एक 72 सेल मॉड्यूल जो एक सिंगल मॉड्यूल था उसको कट करके उन्होंने उसके 142 मॉड्यूल टेक्नोलॉजी 144 मॉड्यूल टेक्नोलॉजी में उसको बना दिया है। सो आइडियली ये एक सिंगल मॉड्यूल है 72 सेल का, बट इसको कट करके इसको एक 144 सेल का ढांचा दे दिया गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस हैं कि भाई वो बनते कैसे हैं, क्या बेसिक डिफरेंस होता है मोनो मल्टी में, और उसमें कलर में आप कैसे डिफरेंस कर सकते हैं, और वो एक्चुअली बनता कैसे है, और उसकी प्राइसिंग क्या हो सकती है, इसके बारे में आपको जो भी क्वेश्चन थे वो तो क्लियर हो गए। लेकिन इस टॉपिक से रिलेटेड और भी कई क्वेश्चंस हैं जो आप ज़रूर जानने के इच्छुक होंगे। सिंस ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है तो वो जो बाकी के जो क्वेश्चंस जैसे कि वारंटी टर्म्स कंडीशंस, परफॉर्मेंस वारंटी, इंश्योरेंस, ये 3BB 4BB 5BB, क्या डूज एंड डोंट्स होने चाहिए, क्या मेंटेनेंस होनी चाहिए, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वाले वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप वो वाला भी वीडियो देखेंगे और आपके मन में चल रहे मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे। सुविंदर जी ये वाला जो है सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं और जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में ले लेंगे।